नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गुर्जर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। राजस्थान अध्ययन के कक्षा 9 के इस वीडियो में आज हम देखेंगे राजस्थान के भौतिक विभाजन का तीसरा जो भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का पूर्वी प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है जो अरावली के पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत मैं यहाँ पर आपको एक मैप के माध्यम से तो ये जो इसमें अरावली का पोर्शन दिया गया है, इसके पूर्व में ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये पूरा ये माही बेसिन, ये चंबल बेसिन, बनास बेसिन, ये वाला एरिया, ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश जो अरावली के पूर्व में स्थित है। और इसके अंतर्गत भरतपुर, तो चारों तो मत्स्य संघ के जिले आ गए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। उसके बाद जयपुर संभाग में से जयपुर, दौसा, टोंक और ये सवाई माधोपुर आ गया। इधर भीलवाड़ा भी इसमें शामिल हो गया। तो इन जिलों के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, इन जिलों के मैदानी भाग इसमें शामिल किए जाते हैं मूल रूप से। यह प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश है, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है, नदी बेसिन है। तो 3 उप प्रदेश इसके बताए हैं: बाणगंगा, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्यमाही बेसिन अथवा छप्पन का मैदान। 3 भाग इसके बताए हैं: बनास बाणगंगा बेसिन, नोट करिए इसको, चंबल बेसिन और मध्यमाही बेसिन या फिर छप्पन का मैदान। सबसे पहले हम लेते हैं बनास बाणगंगा बेसिन। ये बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक विस्तृत मैदान है। और यह मैदान बनास और इसकी सहायक बाणगंगा, बिड़च, कोठारी, डेन, सोहाद्रा, मानसी, धुंध, बांडी, मोरेल, वाकल और गंभीर, ये वागन या वाकल है, आदि नदियों द्वारा निर्मित है। ध्यान रखिए, गंभीरी नदी तो करौली में है, ये चित्तौड़ वाली गंभीर नदी है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, इनके नामों को आप लिख लें और अच्छे से याद कर लें, क्योंकि कुछ नाम जो इसमें दिए गए हैं वो अन्य कहीं किसी गाइड में नहीं मिलते हैं। जैसे डैन नदी, सोहाद्रा नदी, ठीक है, और ये धुंध नदी, ये बिल्कुल नए नाम हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ठीक है। तो बाणगंगा, बेड़च, कोठारी, डैन, सोहाद्रा, मानसी, धुंध, बांडी, मोरेल, वागन, वागल या वाकल और गंभीर। समुद्र तल से इस मैदान की जो ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर के बीच है। हमने ऊपर जब राजस्थान के धरातल के उच्चावच को पढ़ा था तो उसमें ये मैदान शामिल था। तो 150 से 300 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। और ये इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। बनास बाणगंगा बेसिन का ढाल किधर है? पूर्व की ओर। अगला है चंबल बेसिन। तो इसमें मुख्य रूप से कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले आते हैं। कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित है, किंतु यहाँ चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इस प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर में चंबल के बीहड़ स्थित हैं। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में, इनमें चंबल के बीहड़ हैं और ये अत्यधिक कटापटा क्षेत्र है। इनके मध्य समतल क्षेत्र स्थित है। अगला आता है मध्यमाही बेसिन
अथवा छप्पन का मैदान। तो इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। उदयपुर के दक्षिण पूर्व में। आपको याद हो, हमने ऊपर पढ़ा था उदयपुर के उत्तर पूर्व में गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का पठारी क्षेत्र था बोराट का पठार। ठीक है। और ये बता रहा है उदयपुर के दक्षिण पूर्व में जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले हैं उसमें ये मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान का क्षेत्र स्थित है। और यह माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से निकलकर इस प्रदेश से गुजरती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी, यह क्षेत्र असमतल है, सभी जगह छोटी छोटी पहाड़ियां हैं यहाँ, और पहाड़ियों से युक्त और कटापटा होने के कारण स्थानीय भाषा में इसे वागड़ कहा जाता है। ध्यान रखिए, बांगड़ जो है वो शेखावटी वाले क्षेत्र को कहा जाता है और वागड़ इस डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र को ये वागड़ या वागड़ कहा जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भाग में 56 ग्राम समूह स्थित हैं, अतः इसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं। ध्यान रखिए, ये असमतल है, छोटी छोटी पहाड़ियों से युक्त है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच 56 गांव का समूह होने के कारण इसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं। इस तरह से ये हो जाता है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब हम लेते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अथवा हाड़ौती। तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है, और यह मालवा के पठार का विस्तार है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती का पठार जो है वो मालवा के पठार का ही विस्तार है। और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हाड़ौती के 4 जिलों का क्षेत्र है, इसमें इसका विस्तार है। और औसत ऊंचाई इसकी 500 मीटर है। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हमने देखा था उसकी औसत ऊंचाई थी 150 से 300 मीटर। बनास बाणगंगा बेसिन की जो ऊंचाई थी। ठीक है। यहाँ अनेक छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और बूंदी की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। ध्यान रखिए, कोटा के शासक मुकुंद सिंह, जिन्होंने मुकुंदरा का किला बनवाया, वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के समर्थन में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, मुकुंद सिंह। और इन मुकुंद सिंह की प्रेमिका थी अबली, इस जाति से मिनी थी तो अबली मिनी। तो इन्होंने जो मुकुंदरा की पहाड़ियों में जो महल बनवाया है वो अबली मिनी के महल के नाम से आज भी दरा में स्थित है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और बूंदी की पहाड़ियाँ यहाँ प्रमुख हैं। और चंबल नदी की सहायक नदियाँ, प्रमुख सहायक नदी काली सिंध, परवन और पार्वती, ये इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, काली सिंध, परवन और पार्वती। और इनके द्वारा जो मैदानी प्रदेश बनता है वो कृषि के लिए उपयुक्त है। अगला आता है अपवाह तंत्र अर्थात नदियाँ। तो अपवाह तंत्र से तात्पर्य नदियाँ उनकी सहायक नदियों से है जो एक तंत्र अथवा प्रारूप का निर्माण करती हैं। राजस्थान में साल भर बहने वाली नदी केवल चंबल है। और राजस्थान, क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट कर लिए, वर्ष भर बहने वाली नदी। राजस्थान के अपवाह तंत्र को अरावली पर्वत श्रेणियाँ निर्धारित करती है। ठीक है। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र का निर्धारक कौन सा है भौतिक भाग है? अरावली पर्वत श्रेणियाँ। और ये अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती हैं। तो राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करता है? अरावली पर्वत श्रेणियाँ। राज्य में बहने वाली नदियों को 2 भागों में बांटती है। और इसके अलावा राज्य में अंतः प्रवाहित नदियाँ भी हैं। इसी के आधार पर निम्नलिखित 3 समूह जो है वो बनते हैं नदियों के राजस्थान में। 3 समूह कौन कौन से बनते हैं वो अब देखते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए 3 भाग बन रहे हैं इसमें। ये जल विभाजक की लाइन है,
यहाँ तक। तो ये चंबल, बनास, बाणगंगा, काली सिंध, ये बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह क्रम है। और दूसरा बन रहा है ये वाला, इसमें लूनी, साबरमती, वाकल, माही, जाखम ये बन रहा है। तो ये हो जाता है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और ये वो ऊपर की तरफ गग्गर, कांतली, मानथा, साबी, सांबर झील, ये जो है ये नदियाँ लुप्त हो जाती है थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद। ये अंतः प्रवाह का क्षेत्र है। इस तरह से 3 भागों में इसको नदियों के अपवाह क्षेत्र को बांटा गया। ठीक है, ये देखिए ये इसमें ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदियाँ 3 भागों में, चंबल, बनास, बाणगंगा, ये जो नदियाँ हैं, काली सिंध। ठीक है, दूसरा है ये वाला जिसमें लूनी, साबरमती, माही, वाकल ये नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ गिरती है अरब सागर में इधर की ओर। और ऊपर जो है ये गग्गर वगैरह, कांतली, साबी, मंथा ये नदियां हैं। ये अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियां कहलाती हैं जो कुछ दूरी तक प्रवाहित होने के बाद लुप्त हो जाती हैं। इस तरह से 3 भागों में इस क्षेत्र को बांटा गया है, अपवाह तंत्र को। राजस्थान का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां मैंने आपको बता दी, चंबल, बनास, बाणगंगा और इसकी सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है? पार्वती, काली सिंध, ठीक है, बनास, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी जो है पूरे वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी है। प्राचीन काल में इसे चर्मण्यवती के नाम से जाना जाता था। चंबल नदी का जो उद्भव होता है वो होता है मध्य प्रदेश, महू के निकट पहाड़ियाँ हैं, जनापाव पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से महू के निकट मानपुर के समीप। ये मानपुर नोट करिए, ये बहुत कम मिलता है। मध्य प्रदेश, महू, मानपुर, 3 M, ठीक है, जनापाव पहाड़ी से। राजस्थान में 84गढ़, चित्तौड़गढ़ जिले का जो स्थान है 84गढ़ के निकट प्रवेश करती है और कोटा, बूंदी जिलों की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहते हुए अंत में यमुना नदी में इटावा जिले के पास उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है? MP से। MP में महू जिले से, महू जिले में मानपुर नामक स्थान से, और वहाँ पर भी ये जनापाव पहाड़ी से। राजस्थान में ये 84गढ़ नामक स्थान जो चित्तौड़गढ़ में है वहाँ से प्रवेश करती है। उसके बाद कोटा और बूंदी जिलों की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहते हुए अंत में यमुना नदी में यूपी में इटावा जिले के पास मिल जाती है। इस पर जो बांध बने हुए हैं वो गांधी सागर MP में, और ये जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये 3 बांध इस पर बने हुए हैं। इसमें से गांधी सागर जो है वो MP में है। उसके बाद कोटा बैराज बनाए गए हैं। ये 4 बांध इस पर बनाए गए हैं। इसकी सहायक नदियां बनास, काली सिंध और पार्वती हैं। अब बात करें बनास नदी की। ये अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है जो कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है। बनास नदी अरावली की खमनोर पहाड़ी से निकलती है जो कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है, और यह कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गोगुंदा के पठार से प्रवाहित होती है। ठीक है, कुंभलगढ़ के दक्षिण की ओर तो गोगुंदा के पठार से प्रवाहित होती हुई नाथद्वारा बनास नदी राजसमंद, रेल मगरा पार कर, नाथद्वारा, राजसमंद, रेल मगरा पार कर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक जिले से होती हुई सवाई माधोपुर में चंबल से मिल जाती है। ठीक है, रामेश्वरम में, सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक
एक स्थल है, धार्मिक स्थल है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है बनास, सीप और चंबल नदी का। ये त्रिवेणी संगम यहाँ पर होता है रामेश्वरम नामक स्थान पर। तो कमनोर अरावली पर्वत की कमनोर पहाड़ियों से निकलती है। कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर ये स्थल है और कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गोविंदा के पठार से प्रवाहित होती हुई नाथ द्वारा राजसमंद रेल मार्ग को पार करके चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिले से होती हुई सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। उसके बाद इस नदी का जो अन्य नाम है, जैसे चंबल का चरमण्यवती था प्राचीन नाम, इसका वन की आशा है या फिर वर्णाशा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं बेडज कोठारी, खारी मैनाल, बांडी, धूंध, मोरेल, ठीक है, और उड्डैन, सोहाद्रा, ये भी ऊपर लिखी हुई थी। बेडज कोठारी, खारी मैनाल, बांडी, धूंध, मोरेल, डैन और सोहाद्रा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। RS एग्जाम में भी आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें क्या है, याद नहीं होते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि कोई 4 नदियों की सहायक नदियों के नाम लिखिए बनास की, तो हमने क्या इनको ऑब्जेक्टिव में देख करके पढ़ा हुआ है, ताकि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो टिक लगा देंगे। हमने ऐसे याद नहीं कर रखा, ठीक है। बेडज कोठारी, खारी मैनाल, बांडी, धुंध और मोरेन, डैन, सोहाद्रा। उसके बाद काली सिंध आती है। ये मध्य प्रदेश में देवास के निकट से निकलती है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।